हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है और काफी अच्छी पत्रिका है। और यहाँ फुल डिस्कशन के साथ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगी। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखा जाए, पहला टॉपिक तो टारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण। तो देखिए, 6 जून को भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित भारी वजन वाले एक टारपीडो का सफल परीक्षण किया। डीआरडीओ के नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई। और ये एक भारी वजन वाला टॉर्पीडो है जिसको समुद्र के देवता वरुण के नाम पर रखा गया है। नाम दिया गया है वरुणास्त्र। ठीक है, इस वरुणास्त्र का जो रेंज है वो है 40 किलोमीटर तक। इसका वजन है 1.5 टन और वरुणास्त्र लगभग 8 मीटर लंबा है। अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक 40 नॉट्स मतलब 74 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये लक्ष्य को निशाना बना सकता है। ठीक है, और इसका जो 95% हिस्सा है वो स्वदेशी है, मतलब भारत द्वारा निर्मित बनाया गया है। ठीक है, और परीक्षण में टारपीडो के वारहेड ने समुद्र में पानी के भीतर अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाते हुए उसे ध्वस्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है उड़ीसा में बालासोर में भीषण रेल दुर्घटना। उड़ीसा के बालासोर में एक भीषण रेल दुर्घटना हो गया 2 जून को। ठीक है, यहाँ पर 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं। देखा जाए तो उड़ीसा बालासोर जिले में एक भीषण रेल दुर्घटना के तहत शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी भीषण दुर्घटना का शिकार हो गए। इस दुर्घटना में कहा जाए, जो प्रारंभिक आंकड़े हैं उसके अनुसार 288 यात्रियों की मौत हुई थी। ठीक है, और लगभग 1000 लोग घायल थे। मरने वाले की संख्या बड़ी है। ठीक है, और ये उस समय का है जब ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए रेलवे के अनुसार अगर कहा जाए तो 2 जून 2023 को हावड़ा से जा रही थी 12864 एक्सप्रेस। और इसके कई कोच जो है वो बालासोर के बहनागा बाजार सेंटर से 2 किलोमीटर दूर पटरी से उतरकर साथ वाले ट्रैक पर जा गिरे, मतलब बगल वाले ट्रैक पर जा गिरे। और इसी दौरान वहां शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस इस ट्रैक पर आ गई और पलटे हुए डब्बों से टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई कोच पटरी से उतर गए और बगल के ट्रैक पर रेलगाड़ी जो मालगाड़ी थी उस पर टकरा गए। ठीक है, अब देखिए इस कोरोमंडल एक्सप्रेस की जो गति थी, कोरोमंडल एक्सप्रेस की केवल गति थी 128 किलोमीटर प्रति घंटा और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की गति थी 116 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखें इसमें तो रेलवे के अनुसार दुर्घटना वाले मार्ग पर जो टक्कर रोधी प्रणाली कवच है वो कवच नहीं लगा था। ठीक है, कवच नहीं था। कवच क्या करता है, तो कवच जो है वो रेलगाड़ी को जब आमने सामने आती है तो इस स्थिति में वो अलर्ट जारी कर देता है और वो खुद ही मतलब स्वतः ही ब्रेक लगा देता है। ठीक है, वो स्वतः ही ब्रेक लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ कवच नहीं होने के कारण ब्रेक नहीं लगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुर्घटना की जांच जो है वो सीबीआई से कराई जाएगी। ठीक है, और सीबीआई से जांच कराने की घोषणा भी उन्होंने कर दी। दुर्घटना में मारे गए सभी यात्री के लिए 2-2 लाख का मुआवजा प्रदान करने की घोषणा केंद्र सरकार ने की और वहीं रेलवे ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजा राशि मृतकों के परिजनों को दी। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 या फिर कहा जाए तो इंडिया रैंकिंग 2023। तो देखिए 5 जून को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च सैनिक संस्थानों की जो 2023 में अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई है वो केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार ने जारी की, राजकुमार सिंह ने। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने। और इसमें देखा जाए तो कुल 13 श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 13 कैटेगरी में दिए गए हैं। और इसमें देखा जाए तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, एनआईआरएफ ने दिया है 13 विभिन्न श्रेणियों में। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, संस्थान को ये ऑल इंडिया रैंकिंग जो है वो 5 मानक के आधार पर दी गई है। 5 कैटेगरी के हिसाब से, मतलब उसके रैंकिंग में परसेंटेज 100% था तो किस किस कैटेगरी में उसको कितना परसेंट दिया गया है वो देखा जाए तो टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज यानी टीएलआर यहाँ 30% दी गई है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस में 30% दी गई है।
ग्रेजुएशन आउटकम के लिए 20% था और आउटरीच एंड इंक्लूसिबिलिटी के लिए 10% और परसेप्शन के लिए 10% दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो ओवरऑल कैटेगरी में जो 13 श्रेणी है उसमें ओवरऑल कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है जिसमें 6 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान के बारे में देखें तो पहला है आईआईटी मद्रास, ये पहले स्थान पे है। आईआईटी मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे रहा आईआईएससी बेंगलुरु, तीसरे स्थान पे है आईआईटी दिल्ली और चौथे स्थान पे है आईआईटी बॉम्बे, पांचवें स्थान पे आईआईटी कानपुर और छठवें स्थान पे एम्स दिल्ली। ठीक है, ये था ओवरऑल कैटेगरी में। अब हम लोग विश्वविद्यालय की कैटेगरी में देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, ये पहले स्थान पे है। जेएनयू दूसरे स्थान पे है। जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे स्थान पे है। जादवपुर विश्वविद्यालय चौथे स्थान पे, बीएचयू पांचवें स्थान पे और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन छठे स्थान पे है। फिर देखिए टॉप 6 कॉलेजेस के बारे में। भारत के टॉप 6 कॉलेज का जो इंडिया रैंकिंग में दिया गया है तो पहले स्थान पे है दिल्ली का मिरांडा हाउस। ठीक है, नई दिल्ली का मिरांडा हाउस पहले स्थान पे है। नई दिल्ली का हिंदू कॉलेज दूसरे स्थान पे है। तमिलनाडु जो चेन्नई में है, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज को तीसरा स्थान मिला है। और उसी तरह से देखिए बिजनेस स्कूल में यानी प्रबंधन संस्थान में देखा है तो आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पे है। आईआईएम बेंगलुरु दूसरे स्थान पे है। आईआईएम कोझिकोड तीसरे स्थान पे है। आईआईएम कोलकाता चौथे स्थान पे है। ठीक है, ये सभी आपको लिस्ट दे दिया जाएगा पीडीएफ में, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज के कैटेगरी में पहले स्थान पे जो रहा वो है आईआईटी मद्रास। ओवरऑल रैंकिंग में भी आईआईटी मद्रास पहले स्थान पे और इंजीनियरिंग के रैंकिंग में भी पहले स्थान पे है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली जो है वो दूसरे स्थान पे है। आईआईटी बॉम्बे तीसरे स्थान पे और आईआईटी कानपुर चौथे स्थान पे। अब मेडिकल कॉलेजेस के कैटेगरी में देखें तो एम्स, नई दिल्ली का एम्स जो है वो मेडिकल कॉलेज के कैटेगरी में पहले स्थान पे है। पीजीआई चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे, सीएमसी वेल्लोर तीसरे स्थान पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज जो है वो बेंगलुरु का वो चौथे स्थान पे है। ठीक है, फिर आपको डेंटल कॉलेज की कैटेगरी में देखें तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल चेन्नई में है जो कि पहले स्थान पे है डेंटल कॉलेज में। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस दूसरे स्थान पे है। डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ पुणे का है वो तीसरे स्थान पे है। मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली का ये चौथे स्थान पे है। अब आते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी इंस्टीट्यूट में देखें तो पहले स्थान पे है एनआईपीईआर हैदराबाद, दूसरे स्थान पे है जामिया हमदर्द नई दिल्ली का, तीसरे स्थान पे है बिट्स पिलानी, चौथे स्थान पे है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी का और पांचवें स्थान पे आईसीटी मुंबई और छठे स्थान पे एनआईपीईआर मोहाली का है। ठीक है, आगे देखें तो कृषि और संबंधित क्षेत्र में विश्वविद्यालय देखें। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में देखें तो नई दिल्ली का जो पहले स्थान पे है, नई दिल्ली का है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। दूसरे स्थान पे है करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। लुधियाना का तीसरे स्थान पे है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। फिर चौथे स्थान पे है बीएचयू, पांचवें स्थान पे है कोयम्बटूर का तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय और छठे स्थान पे बरेली का इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर का। फिर आते हैं वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में तो पहले स्थान पे है रुड़की का आईआईटी रुड़की, दूसरे स्थान पे है एनआईटी कालीकट, तीसरे स्थान पे है आईआईटी खड़गपुर, चौथे स्थान पे है एनआईटी तिरुचिरापल्ली और पांचवें स्थान पे है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, और आगे देखें तो लॉ इंस्टीट्यूट अगर हम लोग देखेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का जो है वो पहले स्थान पे है। लॉ कॉलेज में कौन है पहले स्थान पे? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का। दूसरे स्थान पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का। तीसरे स्थान पे है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद का। अब आते हैं हम लोग शोध संस्थान में मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में। रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखें तो पहला है आईआईएससी बेंगलुरु, दूसरे स्थान पे है आईआईटी मद्रास, तीसरे स्थान पे है आईआईटी दिल्ली, चौथे स्थान पे आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, अब देखते हैं नवाचार में। ये 13वां कैटेगरी जो नवाचार में है तो आईआईटी कानपुर पहले स्थान पे है, आईआईटी मद्रास दूसरे स्थान पे है, आईआईटी हैदराबाद तीसरे स्थान पे है, आईआईटी दिल्ली चौथे स्थान पे है। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। हरियाणा में 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए हरियाणा सरकार ने अनूठी योजना की घोषणा की है जिसका नाम दिया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना।
इसके तहत होगा यूं कि जो पुराने वृक्ष हैं, ठीक है, जिसके रख रखाव में खर्च है, ठीक है, इसलिए उस रख रखाव के लिए जो केयर टेकर होंगे, उस केयर टेकर को प्रति वर्ष 2500 रुपए प्रति वर्ष का पेंशन दिया जाएगा पुराने वृक्षों के केयर टेकिंग के लिए, ठीक है। और जो गिरे हुए हैं, खोखले हैं, मृत हैं, सूखे हैं या रोगग्रस्त पेड़ है, इसमें शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है, उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा उस पौधों के लिए या पेड़ के लिए, वृक्षों के लिए, ठीक है। और जो वन भूमि पर खड़े पेड़ हैं, उन्हें ही इसके तहत आएंगे, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना का जो घोषणा है वो 2021 में की गई थी, लेकिन इसे लागू अब किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दिव्य कला मेला। देखिए दिव्य कला मेला जो है ये बहुत बार हुआ है, ठीक है, ये 5वां या 6ठा बार होने वाला है। और ये दिव्य कला मेला जो है एक्चुअली दिव्यांग उद्यमियों के लिए, दिव्यांग उद्यमी कारीगर जो उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए दिव्य कला मेला आयोजित की जाती है। तो देखा जाए तो 17 से 23 जून को दिव्यांग उद्यमी के लिए, कारीगरों के लिए उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए ये 5वां मेला का आयोजन हुआ था। कहाँ? तो इंदौर में आयोजित हुआ था 5वां मेला का। साथ ही 29 जून से 5 जुलाई को ये 6ठा मेला आयोजन होगा जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। और इन दोनों ही मेलों का जो उद्घाटन है वो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार ने किया है, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। और इस मेले में जम्मू कश्मीर, उत्तरी पूर्वी राज्य सहित देश के विभिन्न भागों के हस्तकला, हथकरघा एवं काशीदारी कार्यों के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन एवं विपणन इन मेलों में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु सरकार ने भी राज्य में सीबीआई जांच हेतु प्रदत्त सामान्य अनुमति वापस ली। तो देखिए ये तमिलनाडु सरकार ने भी वापस ले ली है अनुमति, ठीक है, सीबीआई को जांच के लिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ईडी जो है प्रवर्तन निदेशालय, या एनआईए जो है, जो ये दो जो है किसी भी राज्य में कभी भी छापेमारी कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देखिए 14 जून को जो सीबीआई 14 जून को जो तमिलनाडु में किसी मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा की गई। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य के एक मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले दिन इसका घोषणा किया गया, ठीक है। ईडी ने उसको अरेस्ट किया, तो ईडी तो कहीं भी रेड कर सकती है, लेकिन यहाँ सीबीआई पे पाबंदी लगाई गई। क्यों सीबीआई पे पाबंदी लगाई गई? तो देखिए उसको तो हम लोग देखते हैं कि जो पुलिस स्थापना अधिनियम है 1946, इसके तहत जो हुई थी कि जिसके एक विशेष प्रावधान के तहत सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से पहले पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के लिए जो गठित प्रवर्तन निदेशालय है वो पूरे देश में कहीं भी जांच या गिरफ्तारी के लिए स्वतंत्र है। इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं है, ठीक है। और आतंकवाद विरोधी जो जांच एजेंसी है जो उसके लिए कार्रवाई करती है, इसके लिए गठित जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए भी पूरे देश में कहीं भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन सीबीआई को जो पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत इसको एक विशेष प्रावधान के तहत सीबीआई को जांच के लिए संबंधित राज्य से पहले पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। देखा जाए तो मिजोरम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब, मेघालय की सरकार ने सीबीआई की जांच के लिए सामान्य स्वीकृति पहले ही वापस ले चुकी है। और अब तमिलनाडु ऐसा करने वाला देश का 10वां राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों द्वारा एकजुटता की पहल, और बैठक हुई कहां? तो पटना में। देखिए 23 जून को कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राकांपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 17 प्रमुख विपक्षी दलों ने आपसी मतभेदों को दरकिनार करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने का फैसला किया, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी। इस बैठक में उनकी जो बैठक हुआ था वो उनके सरकारी आवास पर संपन्न हुआ, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, राजद अध्यक्ष
लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी, राकंपा के अध्यक्ष शरद पवार सहित 32 प्रमुख विपक्षी नेता उपस्थित थे। ठीक है, कुल 32 प्रमुख विपक्षी नेता उपस्थित थे, जिसमें और अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आप के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, माकपा महासचिव सीतारमन येचुरी और भाकपा के डी राजा सहित ये कुल 32 प्रमुख नेता जो थे, विपक्षी नेता यहाँ उपस्थित हुए थे। ठीक है, देखिए सभी पार्टी अपनी आपसी लड़ाई से बचते हुए जो मतभेद भुलाकर भाजपा को हराने की रणनीति उन्होंने बनानी चाहिए, और ये बैठक में सभी नेताओं का विचार यही था। ठीक है, भाजपा को हटाना है, ये ही सबका पहला नीति मतलब रणनीति है। अब देखिए इसके लिए सीट का जो बंटवारा होगा वो अभी बातचीत फिलहाल नहीं हुआ है। ठीक है, सीटों को किस तरह से बंटवारा किया जाएगा किस राज्य में, इसकी बातचीत अभी नहीं की गई है। ठीक है, और देखें तो मेजबान मुख्यमंत्री यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, जबकि वे देश हित के लिए साथ आए हैं। ठीक है, कुछ मनमुटाव भी विशेषता सामने आए, जैसे कि दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जो मई 2023 में लाए गए अध्यादेश है, उसके मामले में कांग्रेस द्वारा दिल्ली की आप सरकार के प्रति समर्थन और घोषित किए जाने से दिल्ली व पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। फिर देखें तो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने विपक्षी एकता को शुरुआत बताते हुए कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। ठीक है, और चुनाव के लिए जो भावी रणनीति है उसकी अगली बैठक जो होगी वो ऐसी आगामी बैठक मतलब अगली बैठक जो है वो 10 से 12 जुलाई को होगी शिमला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के 45 संस्थान हैं। क्यूएस रैंकिंग 2024, क्यूएस रैंकिंग मतलब क्वाकरेली साइमंड्स की रैंकिंग जारी की गई है। ये 28 जून को जारी की गई है वर्ष 2024 का, लंदन स्थित क्वाकरेली साइमंड्स एजेंसी के द्वारा, और विश्व भर में उच्च शैक्षणिक संस्थान का निष्पादन के आधार पर ये 20वीं रैंकिंग जारी की गई है इसके द्वारा। ठीक है, हर साल की जाती है। और देखिए ये विश्व के शीर्ष लगभग 1500 संस्थान में से भारत के जो 45 संस्थान को स्थान मिला है, मतलब कुल 1500 संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उसमें से 45 संस्थान जो है वो भारत के हैं 1500 में। अब देखिए भारत के जो 4 विश्वविद्यालय पहली बार क्यूएस रैंकिंग में शामिल हुए उसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, चितकारा यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये 4 को पहली बार शामिल किया गया। और जो टॉप 200 में हम लोग देखें फिर 200 में जो भारत का स्थान है वो 2 विश्वविद्यालय का स्थान है। पहला है 149वें स्थान पे आईआईटी बॉम्बे, 197वें स्थान पे आईआईटी दिल्ली। फिर देखें तो भारत की जो निजी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक है, मतलब जो निजी विश्वविद्यालय हैं भारत के, उसमें जो टॉप है वो 771 से 780 के बीच आते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। फिर क्यूएस रैंकिंग 2024 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान जो मिला है वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला है, जो कि एमआईटी इसका नाम है। ठीक है, और ये कैम्ब्रिज अमेरिका में है, और ये लगातार 12 वर्षों से पहले स्थान पे है क्यूएस रैंकिंग में। क्यूएस लंदन की रैंकिंग में 6 महत्वपूर्ण मानक पर ध्यान दिया गया है, जिसको 40% दिया गया है एकेडमिक रेपुटेशन पे, 10% एम्प्लॉयर रेपुटेशन पे, 20% साइटेशन पर फैकल्टी पे, 20% फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो पे, और 5% इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो पे, और 5% इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो पे। ठीक है, चलिए आगे देखें तो जो क्यूएस रैंकिंग 2024 में विश्व के टॉप 10 संस्थान के बारे में देखिए। टॉप 10 में पहले स्थान पे है मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कैम्ब्रिज अमेरिका की है, इसको 100 अंक मिले हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके की है, 99.2 अंक, 99.2 मिला है अंक में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूके का है, इसे 98.9 मिला है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज अमेरिका का है, जिसको 98.3 मिला है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
जो है यूएसए का है 98.1 मिला है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन यूके का है, इसको 97.8 मिला है। ठीक है, ये 10 टॉप 10 का लिस्ट है। और अब हम लोग देखते हैं क्यूएस रैंकिंग पे भारत के 45 विश्वविद्यालय संस्थानों की रैंकिंग। तो कुछ आगे ऊपर में देखें तो आईआईटी बॉम्बे को मिला है 149वां रैंक, जो कि पिछली बार मतलब 2023 में 172वें स्थान पे था, इस बार 149वें स्थान पे आया है। ठीक है, तो हम लोग 2024 का रैंकिंग देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली जो कि भारत के लिए दूसरा है और ओवरऑल में 197वें स्थान पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु का है, ये 225वें स्थान पे है। आईआईटी खड़गपुर 271वें स्थान पे है। आईआईटी कानपुर 278वें स्थान पे है। आईआईटी मद्रास 285वें स्थान पे है। ठीक है, इसको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला टॉपिक है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा। तो देखिए 4 से 9 जून 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम और सर्बिया की 6 दिन की राजकीय यात्रा की। 4 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो पहुंची और यहां भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रित थी। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनसे द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें व्यापार बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। औषधि, आईटी, क्षमता निर्माण, रक्षा आदि क्षेत्र में सहयोग संवर्धन पर चर्चा हुई। भारतीय राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने उनको एक बड़ा सम्मान दिया गया। ठीक है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑल द येलो स्टार। ठीक है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। आगे देखें तो सूरीनाम में 3 दिन के प्रवास के बाद शिष्टमंडल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जून को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंची। 9 जून को सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ वार्ता संपन्न हुई जिसमें ऊर्जा, संचार, व्यापार और कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग संवर्धन पर चर्चा की गई। भारत और सर्बिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 32 करोड़ यूरो का है और इसको इस दशक के अंत तक 1 अरब यूरो का सालाना स्तर तक ले जाने का सहमति हुआ दोनों पक्षों में। ठीक है, देखा जाए तो रक्षा, सैन्य तकनीकी सहयोग, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सांस्कृतिक सहयोग और फिल्म निर्माण आदि प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग संवर्धन के लिए द्विपक्षीय वार्ता में चिन्हित किया गया है। फिल्म निर्माण करने को सरल बनाने पर सहमति हुई। ठीक है, फिल्म निर्माण को सरल बनाने पर सहमति हुई। साथ साथ भारतीयों को जो रियायत और भारतीय नागरिकों को जो वीजा जारी किया जाता है उसमें रियायत देने के लिए भी सहमति हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है बेलग्रेड और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया मेजबान राष्ट्रपति वुसिक के द्वारा। और सर्बिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो है आना ब्रानाइक। ठीक है, आना ब्रनाबिक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा। तो देखिए 31 मई से 3 जून तक नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अपने देश के 100 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। इसमें देखा जाए तो 1 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेपाल के प्रधानमंत्री की वार्ता हुई। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के आयाम पर चर्चा हुए और आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, सुरक्षा एवं विकास आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग एवं संबंधों की समीक्षा वार्ता में की गई। देखा जाए तो नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग एवं वहां निर्माणाधीन जो 900 मेगावाट का जो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना है उस पे प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया है। ठीक है, कितना 900 मेगावाट का है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन है। ठीक है, और वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रति वर्ष करता है और अगले 1 दशक में यह 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य समझौते के तहत निर्धारित है। ठीक है, और भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली विद्युत के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति हुई दोनों पक्षों में। नेपाल में महाकाली नदी पर सिरसा और झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत
2 पुल बनाने की सहमति हुई भारत की ओर से, इस वार्ता में की गई। और भारत और नेपाल के बीच जो पारगमन संधि है, मतलब ट्रीटी ऑन ट्रांजिट है, उसकी भी समीक्षा की गई। नेपाल में उर्वरक संयंत्र की स्थापना की, नेपाल की मांग को भारत ने स्वीकार किया है। ठीक है। और दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं को वर्चुअल मोड में शुरुआत किया गया है। ठीक है, ये सारा चीज किया गया है। और साथ में विभिन्न समझौता या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। ये समझौते थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पार भुगतान तंत्र एवं एकीकृत चेकपोस्ट आदि से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका व मिस्र की यात्रा। तो देखिए 20 से 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ अमेरिका और मिस्र की यात्रा की है। शिष्टमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। ठीक है। और देखा जाए तो पहला चरण जो था वो 21 जून को स्टार्ट हुआ, जहां पहले वो न्यूयॉर्क पहुंचे और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग कार्यक्रम था उसका नेतृत्व, उनका जो कार्यक्रम था उसमें नेतृत्व किया। और 3 बड़ी कंपनियों के प्रमुख ने श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत में निवेश के लिए सहमति दी। इनमें युद्धक इंजन बनाने वाले जनरल इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर बनाने वाले माइक्रोन, एप्लाइड मटेरियल शामिल हैं। ठीक है। और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने भी श्री मोदी से भेंट की और भारत में निवेश हेतु रुचि व्यक्त की। ठीक है, टेस्ला के मालिक हैं कौन? एलन मस्क। ठीक है, उन्होंने भी भारत में निवेश की रुचि व्यक्त की है। देखा जाए तो 22 जून को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता हुई। ठीक है। और देखा जाए इसमें आगे तो इन वार्ताओं के पश्चात रक्षा, अंतरिक्ष, आधुनिक प्रौद्योगिकी और कारोबार आदि क्षेत्रों में सहयोग की बड़ी घोषणाएं की गई। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस द्वारा भारत में तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने तथा माइक्रोन द्वारा भारत में अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई। ठीक है, कहां पे सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा? तो अहमदाबाद में। और देखा जाए जी एरोस्पेस द्वारा तेजस की अगली पीढ़ी के लिए F414 इंजनों का निर्माण HAL के साथ मिलकर किया जाएगा। ठीक है। अप्लाइड मटेरियल्स ने भी भारत में 90 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका से अति शक्तिशाली युद्धक ड्रोन विमान खरीदने के लिए भी समझौता किया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने नासा के आर्टेमिस समझौते में भी शामिल होने की घोषणा की है। ठीक है, ये सारी घोषणाएं की गई। और देखा जाए तो नासा और इसरो जो है वो 2024 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने का फैसला किया। ठीक है, 2024 में भारतीय कामगारों के लिए H1 वीजा जो है, H1B वीजा, उसके नियमों में ढील देने की घोषणा भी अमेरिका ने की है। 22 जून को वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद जो वहां का है, 22 जून को वॉशिंगटन में संयुक्त सत्र को श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। ठीक है। 22 जून को श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन जो प्रथम महिला कहा जाता है वो राष्ट्रपति की पत्नी है। ठीक है, जिनमें और इसमें कहा जाए तो 400 से अधिक अतिथियों को आमंत्रित किया गया था इस रात्रि भोज में, जिनमें भारत के 3 उद्योगपति थे, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा और निखिल कामत। ठीक है। और इस यात्रा के दूसरे चरण में 2 दिन के लिए 24 जून को मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। ठीक है, काहिरा पहुंचे और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वह अब्देल फतेह अल सीसी, जिन्हें जनवरी 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है। चलिए अब मिस्र की ओर देखा जाए तो मिस्र के काहिरा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आगवानी जो है मेजबान प्रधानमंत्री मुस्तफा मद बाउली ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ की। मेजबान राष्ट्रपति अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, व्यापार एवं निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एकेडमिक क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बल दिया गया। दोनों नेताओं ने इस पर बल दिया, इतने टॉपिक्स। और देखा जाए तो 3 अन्य सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के स्मारकों
एवं पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कानून पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर शामिल है। ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान। ठीक है। एक्सियोम स्पेस की दूसरी चार्टर्ड उड़ान देखा जाए तो 30 मई को निजी तौर पर अंतरिक्ष की सैर कराने वाली जो अमेरिकी स्पेस कंपनी है एक्सियोम स्पेस के अंतरिक्ष जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 9 दिन की यात्रा कर मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। 4 लोगों को लेकर स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने कैनेडी स्पेस सेंटर से 21 मई 2023 को उड़ान भरी थी और 22 मई को एक कैप्सूल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा था। ठीक है। यानी कि 21 मई को यहां से उड़ा था। कहां से? तो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से कैनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है। ये गया 4 लोगों को लेकर और 22 मई को यह कैप्सूल जो था मतलब ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे पहुंच गया था। ठीक है। 4 यात्री थे इसमें। पहले थे रयाना बरनावी। रयाना बरनावी कौन है? तो ये सऊदी अरब के एक स्टेम सेल शोधकर्ता है और अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली पहली सऊदी महिला वो बनी है। फिर है अली अल कर्नी। अली अल कर्नी जो है वो सऊदी अरब के फाइटर पायलट है। तीसरा है जॉन सैफनर जो कि पायलट है, एक उद्यमी है, पायलट थे जॉन सैफनर। और पैगी विटसन मिशन कमांडर थे, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मेमोरियल हॉल। तो देखा जाए तो 14 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पारित किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए जो शांति सैनिक थे उनकी स्मृति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार की स्थापना की जाएगी। ठीक है। स्मारक दीवार बनेगी मतलब इस पे सभी उन शहीदों का तस्वीर जो है लगाया जाएगा उस दीवार पे। ठीक है। भारत द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव को जो है 190 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि न्यूयॉर्क स्थित जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहां एक उचित और प्रमुख स्थान पर मेमोरियल वॉल निर्माण किया जाएगा। निर्माण कार्य जो है वो 3 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो है रुचिरा कंबोज। उन्होंने कहा कि ये मेमोरियल वॉल जो है इस बात का प्रतीक होगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति पर इतना जोर क्यों देता है, साथ ही यह लोगों को याद दिलाएगी कि उनके फैसलों की दुनिया ने क्या कीमत चुकाई है। महासभा ने भारत के इस प्रस्ताव को 18 देशों ने दाखिल किया जिनमें बांग्लादेश, कनाडा, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, नेपाल, रवांडा और अमेरिका शामिल है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1 जनवरी 2024 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य होंगे। तो देखिए अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गयाना, स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे 1 जनवरी 2024 से। ठीक है। ये सारे देश मतलब अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गयाना और स्लोवेनिया ये 2 साल के लिए होगा इनका अस्थायी सदस्य और 2024 से 2025 तक के लिए सदस्यता होगी संयुक्त राष्ट्र महासभा में। और इनका जो चुनाव हुआ था वो 6 जून 2023 को किया गया। अल्जीरिया और सिएरा लियोन दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र से हैं, दक्षिण कोरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र से, गुयाना लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र से ये निर्विरोध सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए हैं। पूर्वी यूरोप क्षेत्र की सीट के लिए स्लोवेनिया ने बेलारूस को 153-38 मतों से अंतर से पराजित किया। बेलारूस को पराजित कर दिया था स्लोवेनिया। फिर है 15 सदस्य सुरक्षा परिषद में ये 5 देश मतलब अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, गाना और संयुक्त अरब अमीरात का ये स्थान लेने वाले हैं। ठीक है। देखा जाए 1 जनवरी 2024 से जो 15 सदस्य सुरक्षा परिषद होगी उसकी जो संरचना होगी उसमें देखें तो पहला 5 स्थायी सदस्य मतलब 15 में से जो 5 है वो स्थायी सदस्य हैं और ये होंगे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन।
फिर 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनके 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगी सदस्यता। तो ये है जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए था, इनका 2 वर्ष पूरा होने वाला है 31 दिसंबर 2024 को। फिर है 5 अस्थायी सदस्य जिनकी द्विवार्षिक सदस्यता जो है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगी। तो ये है अल्जीरिया, सिएरा लियोन, गयाना, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। ये 15 सदस्य राष्ट्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान। तो देखा जाए तो जून 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा अर्थव्यवस्था के निष्पादन, आधारिक संरचना, सरकारी दक्षता एवं कारोबारी दक्षता आदि के आधार पर विभिन्न देशों के प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग का आकलन किया गया। ये प्रतिवर्ष आकलित किया जाता है। अब देखिए, सूचकांक में जो कुल देश है वो है 64। सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 40वां। ठीक है, 64 देशों में कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है रैंकिंग का, उसमें भारत का स्थान है 40वां। सूचकांक में प्रथम 5 देशों में देखें तो डेनमार्क पहले स्थान पे आता है जिसका स्कोर 100 है। आयरलैंड दूसरे स्थान पे है 99.71 के साथ। स्विट्जरलैंड का स्कोर है 99.13 और ये तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे सिंगापुर है, स्कोर है 97.44। नीदरलैंड है 5वें स्थान पे जिसका स्कोर है 95.58। ये हुआ टॉप 5 सूचकांक में। अब देखते हैं नीचे से 3। ठीक है, सबसे नीचे से 3 मतलब 64वें स्थान पे है वेनेजुएला, सबसे आखिरी स्थान पे है वेनेजुएला कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। कितना स्कोर है तो 26.18। अर्जेंटीना का स्कोर रहा 34.03 या 63वें स्थान पे है। मंगोलिया 62वें स्थान पे है, स्कोर है 36.56। कुछ अन्य प्रमुख देशों का रैंकिंग देखें तो चीन 21वें स्थान पे है, जर्मनी 22वें स्थान पे, 29वें स्थान पे यूके है, जापान 35वें स्थान पे है, भारत जो है वो 40वें स्थान पे, स्कोर है 64.63। ठीक है, और इटली जो है 41वें स्थान पे है 63.32 के साथ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है ब्रिटेन के सम्राट का आधिकारिक जन्म दिवस पर ट्रूपिंग द कलर परेड। देखा जाए तो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का वास्तविक जन्मदिन जो है वो 14 नवंबर है, किंतु राजघराने की परंपरा के अनुसार आधिकारिक रूप से ये जन्म दिवस जो है वो जून माह में मनाया जाता है। आधिकारिक जन्म दिवस पर सम्मान की जाने वाली जो शाही घराने की परंपरा है वो है ट्रूपिंग द कलर परेड, ये की गई है। ट्रूपिंग द कलर परेड एक सैन्य परेड है जिसमें 17 जून को संपन्न हुआ था और इसमें 1400 से अधिक सैनिक, 200 घोड़े और लगभग 400 संगीतकार शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 111 वर्ष पूर्व समुद्र में डूबे टाइटैनिक पोत का मलबा दिखाने गहरे समुद्र में गई पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त। तो देखिए 18 जून 2023 को अमेरिका की एक कंपनी है ओशन गेट एक्सपीडिशन, इसकी जो पनडुब्बी थी जिसका नाम था टाइटन, वो 111 वर्ष पूर्व डूबे, मतलब जो 15 अप्रैल 1912 को पहले समुद्री यात्रा कर रही थी और बर्फ के एक विशाल चट्टान से टकराकर जो अटलांटिक महासागर में डूब गई थी टाइटैनिक जहाज, उसका मलबा दिखाने गई थी ये पनडुब्बी और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कुल देखा जाए यात्री जो सवार थे तो वो 5 यात्री सवार थे और उन सभी की मृत्यु हो गई। पनडुब्बी का नाम है टाइटन और इस यात्रा के लिए जो प्रति यात्री शुल्क था वो था $2.50 लाख। 2.50 लाख यानी लगभग $2.5 लाख जो है, ठीक है, $2.5 लाख थी। आगे देखिए, तो टाइटैनिक का मलबा दिखाकर ये वापस लाने में ओशन गेट एक्सपेडिशन की जो पनडुब्बी है वो कुल 8 घंटे समय लेती। 8 घंटे समय मतलब 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में और 4 घंटे तक ये टाइटैनिक पोत के मलबे का अवलोकन करने वाली थी। ठीक है, और देखा जाए तो इस पनडुब्बी का जो संपर्क है वो कंट्रोल रूम से 1.5 घंटे बाद ही टूट गया था। 1.5 घंटे बाद ये टूट गया इसका संपर्क और पनडुब्बी में उपलब्ध जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो थी जो 96 घंटे के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, पनडुब्बी की तलाश अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नौसेना के द्वारा चलाया गया, किंतु ये काफी कठिन अभियान था क्योंकि अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियां सामान्यतः 800 फीट की गहराई तक की जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो टाइटैनिक का मलबा है वो 13,000 फीट की गहराई पर है, इसलिए इसे ढूंढना भी काफी कठिन था। पनडुब्बी में सवार जो सभी 5 यात्री थे उनको मृत घोषित कर दिया गया और इन यात्रियों में देखा जाए
तो ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे स्टॉकटन रस। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय पुत्र सुलेमान थे। एक अन्य ब्रिटिश अरबपति हैमिस हार्डिंग थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखा जाए तो फ्रांसीसी पनडुब्बी चालक है पॉल हेनरी, वो शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, नए कानून के चलते पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की राजनीति में वापसी हेतु मार्ग प्रशस्त। तो 17 जून को पाकिस्तानी संसद में एक विधेयक में पारित किया गया कि किसी भी संसद सदस्य का अयोग्यता का जो अधिकतम अवधि होगा वो 5 वर्ष तक होगा। ठीक है, ये प्रावधान लाया गया और नेशनल असेंबली ने इसे 25 जून को पारित किया। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति आरिफ अलवी के हज यात्रा पर होने के कारण उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति 27 जून 2023 को इसे अनुमोदित कर दिए। ठीक है, और अब संशोधित कानून जो है वो संशोधित जो था कानून का रूप ले लिया और इससे पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ है उनकी स्वदेश वापसी और आगामी चुनाव में भागीदारी के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है। ठीक है, देखा जाए तो वर्ष 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ है उनको सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश की पीठ ने आजीवन अयोग्य करार दिया था। ठीक है, और अयोग्य अब तो जो नया कानून है उसमें 5 वर्ष तक ही रह सकता है अयोग्य। ठीक है, तो नवाज शरीफ जो अगर देखा जाए तो भी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ उनके बड़े भाई हैं। नवाज शरीफ पहले भी 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला टॉपिक है 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े। तो देखा जाए तो 31 मई 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार की प्राप्तियां एवं व्यय जो संबंधी आंकड़े हैं वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी किए गए और आंकड़ों के अनुसार बताया जाए तो केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 के दौरान 17,33,111 करोड़ रहा, जो संदर्भित वर्ष में जीडीपी का 6.4% है। ठीक है, और सीजे के रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2022-23 में केंद्र सरकार की कुल गैर ऋण प्राप्तियों जो है वो है 24.5 लाख करोड़ रही। इसमें 20.97 लाख करोड़ राजस्व यानी केंद्र की निवल और 2.86 लाख करोड़ करित्तर राजस्व मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू रहा। फिर आपको 72,187 करोड़ गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां यानी नॉन डेब्ट कैपिटल शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसी में आगे है कि सीजे आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में सरकार का कुल व्यय 41.89 लाख करोड़ है, जिसमें कि 34.52 लाख करोड़ राजस्व व्यय तथा 7.38 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय था। कुल 34.52 करोड़ के राजस्व व्यय में से 9.28 लाख करोड़ ब्याज अदायगी तथा 5.31 लाख करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी पर खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो देखा जाए तो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो 143 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ठीक है, 7 जून को 2022-23 का जो खरीफ उपजों का जो नया समर्थन मूल्य दिया गया है मतलब एमएसपी जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, उसकी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और नए न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए गए ताकि किसानों को उनकी उपज का यानी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना मूल्य प्राप्त हो। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में सभी खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागतों की तुलना में 1.5 गुना या उससे अधिक इस वर्ष भी किए गए हैं। ठीक है, इसमें आगे देखें तो जो खरीफ उपजों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ठीक है, तो देखिए धान जो सामान्य कैटेगरी के धान है, ठीक है, 2022-23 में इसका था 2040 रुपए, जो कि 2023-24 में 2183 रुपए किया गया, मतलब प्रति क्विंटल एमएसपी पे 143 रुपए की वृद्धि की गई। ठीक है, और इसका जो लागत है वो है 1455, माना गया है लागत 1455 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि लगभग 50% लाभ बढ़ाया गया है। ठीक है, लागत लाभ का 50% लाभ दिया गया है। और उसी में धान ग्रेड ए में देखें तो जो 2060 रुपए था 2022-23 में, अब 2023-24 में उसको 2203 रुपए किया गया, मतलब यहां भी 143 रुपए की वृद्धि की गई है।
फिर ज्वार हाइब्रिड क्वालिटी का जो ज्वार है वो 2970 रुपए था 2022-23 में, और इस बार 3180 रुपए है, यहाँ 210 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और जो लागत मूल्य है वो है 2120 रुपए, यानी कि 50% का लाभ। अब देखिए ज्वार मलडाही में, तो जो 2990 रुपए 2022-23 में था, 23-24 में ये 3225 रुपए कर दिया गया, यानी 235 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है। और साथ में देखें बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, कपास का जो है सबका इसमें दिया गया है। पीडीएफ में हम आपको ये दे देंगे, पीडीएफ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है चीनी सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। तो देखिए जून 2023 में चीनी सत्र अक्टूबर सितंबर 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए होने वाले जो चीनी सत्र हैं 2023-24 का, उसके लिए यह मूल्य जो है 315 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जो कि पिछले वर्ष 2022-23 में यह मूल्य 305 रुपए था और अभी 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया, यानी 10 रुपए का वृद्धि किया गया। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग ने 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत A2 प्लस F2 लागत, मतलब वास्तविक भुगतान की गई लागत के साथ पारिवारिक श्रम का मूल्य 157 रुपए प्रति क्विंटल आकलित की गई है। ठीक है। और 315 रुपए प्रति क्विंटल एफआरपी किसानों को गन्ने के उत्पादन लागत पर यानी कि 100.06% प्रतिफल करेगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति 2023-24 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा। तो 8 जून को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की मौद्रिक नीति की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर को रिजर्व बैंक ने अपरिवर्तित रखा है। ठीक है। देखा जाए तो रेपो दर जो कि 6 अप्रैल 2023 की स्थिति देखें तो 6.50 था, और 8 जून 2023 की स्थिति में भी ये 6.50 ही है। रिवर्स रेपो रेट भी वही है 3.35%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ जो है वो 6.25% है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% है। बैंक रेट 6.75% है। सीआरआर 4.50% है। सांविधिक तरलता अनुपात 18% है, यानी एसएलआर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शन की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, 22-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि हुई। तो देखा जाए तो मई 2023 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा देश में मार्च 2023 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन की आंकड़े जारी की गई। तो देखिए तो टेलीफोन कनेक्शन का जो कुल संख्या है वो है 117.23। ठीक है, 117.23 करोड़, जिसमें वायरलेस है 114.39 करोड़ और वायरलाइन वाले हैं 2.84 करोड़। ठीक है। शहरी उपभोक्ता का अगर देखें तो यह है 65.37। ठीक है, शहरी उपभोक्ता कितने हैं तो कुल है 65.37 करोड़, जिसमें 62.75 करोड़ वायरलेस वाले और 2.62 करोड़ वायरलाइन वाले। ग्रामीण उपभोक्ताओं में देखें तो कुल योग है 51.86 करोड़, जिसमें 51.64 वायरलेस वाले और 0.23 जो है करोड़ ये है वायरलाइन वाले। ठीक है। टेली डेंसिटी के बारे में देखें तो योग आता है 84.51। टेली डेंसिटी का मतलब कि प्रति 100 व्यक्ति पर जो कनेक्शंस होते हैं वो टेली डेंसिटी कहलाते हैं। तो इसमें 84.51 है, जो कि वायर लाइन में आपको 82.46 है। ठीक है, और ये वायर लाइन वाले 2.05 है। ठीक है, ये प्रति टेली डेंसिटी बताया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्र में देखें तो प्रति 100 व्यक्ति पे 133.8 कनेक्शन है। ठीक है, प्रति 100 व्यक्ति पे 133.8 कनेक्शन है, जिसमें 128.45 वायरलेस है और 5.36 वायरलाइन वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाए तो योग है 57.07। ठीक है,
07 है टेली डेंसिटी, प्रति 100 पे 57.07 को है कनेक्शन, ठीक है। और ये वायरलेस है 57.46 और वायरलाइन वाले 0.25 है ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखिए कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत देखा जाए, कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी टेलीफोन उपभोक्ताओं का प्रतिशत देखें तो यह है 55.76, जिसमें वायरलेस है 54.86 और वायरलाइन वाले हैं 92.09, ठीक है, प्रतिशत में है। अब देखिए ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत देखें और यहाँ पर ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या में अगर देखा जाए करोड़ में, तो ब्रॉडबैंड उपभोक्ता है 84.66 करोड़, जिसमें 81.20 करोड़ जो है वो वायरलेस है और 3.35 वायरलाइन वाले हैं। चलिए यहाँ देखा जाए तो विभिन्न भारत के विभिन्न दूरसंचार मंडलों में टेलीडेंसिटी यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या देखा जाए, प्रति 100 व्यक्ति पर, तो बिहार में देखा जाए तो बिहार के सर्किल में जो मार्च 2023 तक का अंतिम आंकड़ा है उसमें है 55.23, यानी प्रति 100 व्यक्ति पे 55.23 कनेक्शन है, ठीक है, टेलीडेंसिटी। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी मार्च 2023 के अंत तक का आंकड़ा है 66.12, प्रति 100 व्यक्ति पे 66.12 कनेक्शन। इस तरह से देखा जाए तो सर्वाधिक जो आता है वो आता है दिल्ली में, दिल्ली में सबसे अधिक कनेक्शन है, मतलब प्रति 100 व्यक्ति पे 273.67 कनेक्शन है, प्रति 100 व्यक्ति पे 273.67 कनेक्शन है। और पूरे भारत का देखा जाए तो यह है 84.51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे है मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी। तो हम लोग मार्च 2023 के अंत तक का आंकड़ा देखें तो रिलायंस जियो का जो प्रतिशत हिस्सा है वह 37.61%, ठीक है। सर्वाधिक कनेक्शंस जो है रिलायंस जियो का है 37.61 कनेक्शंस प्रतिशत, और भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर है 32.42% के साथ। वोडाफोन आइडिया के पास है 20.07%, बीएसएनएल के पास है 9.06%, एमटीएनएल के पास है 0.21% और रिलायंस कम्युनिकेशन के पास है 0.0002%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि, चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.7% रहने का ओईसीडी का ताजा अनुमान। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखा जाए तो जून 2023 में मुख्यतः उच्च आय वाले जो विश्व की 38 प्रमुख देश हैं उसके अंतर सरकारी संगठन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ने चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि में अपने पूर्वानुमान के संशोधन किया है। देखा जाए तो जून 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.7% रहने का ताजा अनुमान ओईसीडी ने व्यक्त किया है। संगठन का मानना है कि मुद्रास्फीति में गिरावट तथा चीन में कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों को समाप्त होने से वैश्विक आर्थिक विकास में तेजी आ सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का एस&पी ग्लोबल रेटिंग का अनुमान। तो देखा जाए तो जून 2023 में रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 3 वर्षों में 6.7% की औसत वृद्धि प्राप्त करेगी, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च वृद्धि होगी। यह आकलन एस&पी ग्लोबल रेटिंग की है। 26 जून को देखा जाए तो ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत के वृद्धि दर के अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और 6% के पहले के अनुमान को ही बरकरार रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में देश में जीडीपी में वृद्धि 6.9% रहने का एजेंसी का अनुमान है। चीन में 2023 में वृद्धि का पूर्वानुमान 5.5% से घटाकर 5.2% किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 5% रहने की संभावना है, जिसके पश्चात 2024-25 और 25-26 में 4.5% से 4.5% ही संभावित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को
विश्व बैंक ने घटाया। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में अनुमानों में भी परिवर्तन। तो देखा जाए तो जून 2023 में विश्व ने विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, क्षेत्रों तथा संपूर्ण विश्व में आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के संबंध में अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2023-24 में वृद्धि का अनुमान जो है वो 6.6% से घटाकर 6.3% किया गया। ठीक है, भारत में 2023-24 में वृद्धि का जो अनुमान है वो 6.6% से घटाकर 6.3% किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी एचडीएफसी का विलय एचडीएफसी बैंक में। तो देखा जाए तो 1 जुलाई 2023 से आवास वित्त क्षेत्र की निजी क्षेत्र की कंपनी है एचडीएफसी यानी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका विलय अब एचडीएफसी बैंक में हो गया। ठीक है, एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गया है और विलय के पश्चात, ठीक है, प्रभावी हो गया है और विलय के पश्चात सभी शाखाओं ने एचडीएफसी बैंक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। एचडीएफसी के शेयर अब 13 जुलाई 2023 से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिए जाएंगे तथा एचडीएफसी के शेयर धारकों को उनके प्रति 25 शेयर के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे। ठीक है, बाजार पूंजीकरण देखा जाए यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें एम कैप की दृष्टि से तो एचडीएफसी बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का 70% कार्य पूर्ण। तो देखा जाए तो म्यांमार के रास्ते भारत व थाईलैंड को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए प्रस्तावित आईएमटी राजमार्ग परियोजना आईएमटी हाईवे प्रोजेक्ट जो है का कार्य जो है वो तेजी से चल रहा है तथा वर्ष 2027 तक इसके पूरा होने की संभावना केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने व्यक्त की है। ठीक है, और लगभग ये 1400 किलोमीटर लंबा है। ये सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मोरहे का म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैक्सांट से जुड़ेगा और इसका विस्तार आगे चल के आसियान के अन्य देशों में भी होगा जैसे कि लाओस, इंडोनेशिया और वियतनाम तक इसकी विस्तार की योजना है। ठीक है, और इससे आसियान देशों के साथ कनेक्टिविटी का विस्तार होगा तथा सड़क मार्ग से ही भारत से थाईलैंड व आगे अन्य देशों तक जाया जा सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नियुक्ति की ओर। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख यानी सचिव नियुक्त हुए हैं रवि सिन्हा, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के कैडर हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं जनार्दन प्रसाद। फिर है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रवनीत कौर, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के पंजाब कैडर के अधिकारी हैं। फिर है बीबीसी के कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, ये वो हैं डेम एलन क्लास स्टीफेंस। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं सुप्रिया सूले तथा प्रफुल्ल पटेल। चलिए आगे देखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में चौथे डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए, ये हुए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, और 3 जो पहले से डिप्टी गवर्नर है वो है माइकल देवव्रत पात्रा, टी आरबी शंकर व एम राजेश्वर राव। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं डैनियल फ्रांसिस त्रिनाड एंड टोबैगो से। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जिसमें पहला है गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। तो देखा जाए तो 18 जून 2023 को महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी 125वीं जयंती पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान करने की घोषणा की गई। ठीक है, और ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई। अब देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय की 18 जून की विज्ञप्ति के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक
आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके तहत जो पुरस्कार राशि है वो 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र और पट्टिका। देखा जाए तो गीता प्रेस जो है वो किसी भी तरह का दान लेने में अपनी परंपरा के अनुसार पुरस्कार राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, दान न लेने की वजह से ये गीता प्रेस जो है वो किसी तरह का दान नहीं लेती है, जिस वजह से इनकी जो परंपरा है उसके अनुसार इन्होंने ये पुरस्कार राशि लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि 1930 में स्थापित जो गीता प्रेस गोरखपुर है वो विश्व में सबसे बड़े प्रशासकों में से एक है। 14 विभिन्न भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन इसने अब तक किया है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता पुस्तकें शामिल हैं। इस संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों के लिए विज्ञापन नहीं लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24। तो देखा जाए तो एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी को टीम मार्क्समैन 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखा जाए तो 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड्स के सहयोग से टीम मार्क्समैन का यह पुरस्कार जो है वो कंपनी के अधिकारियों को प्रदान किया गया। और 23 जून 2023 को विद्युत मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी को पसंदीदा कार्यस्थल बनाने में उसके पीपल बिफोर पीएलएफ वाले प्रगतिशील दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विज्ञप्ति में बताया गया कि विगत कुछ वर्षों के दौरान एनटीपीसी भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पर कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 30 जून को साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए अपने युवा पुरस्कारों की घोषणा की। 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए पुरस्कार फिलहाल घोषित किए गए। ओडिया के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया और मणिपुरी, मैथिली और संस्कृत इन तीनों के लिए जो पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी वो बाद में की जाएगी। बाल साहित्य पुरस्कार के तहत जो पुरस्कृत साहित्यकारों को जो प्रशस्ति पत्र के साथ 50-50 हजार रुपए की राशि बाद में किसी समारोह में प्रदान की जाएगी। और ये पुरस्कार ऐसे युवा रचनाओं के लेखकों के लिए है जिनकी उम्र 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। ठीक है, और हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं अतुल कुमार राय को, इनकी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए। फिर अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अनिरुद्ध कनिसेठी को, जिनका उपन्यास या पुस्तक जो है वो है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलाज। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। तो ये 23 जून को वर्ष 2023 के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है साहित्य अकादमी के द्वारा। 22 भाषाओं में चुनिंदा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचना के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं और कश्मीरी के लिए यह पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया है। मणिपुरी के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। ठीक है, और विभिन्न भाषाओं में जो पुरस्कार दिए गए हैं जैसे अंग्रेजी दिया गया है आपको सुधा मूर्ति को, कहानी संग्रह है इनका ग्रैंड पेरेंट्स बैग्स ऑफ स्टोरीज। हिंदी के लिए दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को, जिसकी कहानी संग्रह है कौतुक एप। फिर है पंजाबी गुरमीत कार्यालवी को, कहानी संग्रह है सच दी कहानी। राजस्थानी के लिए दिया गया है किरण बादल को टबड़ा की दुनिया। संस्कृत के लिए दिया गया है राधा वल्लभ त्रिपाठी को, उपन्यास है मानवी। ठीक है, और इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए 5 वर्ष पूर्व जो 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक प्रकाशित रचनाओं को ही इस पुरस्कार में विचार किया गया था। ठीक है, देखा जाए तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं पुरस्कार। पुरस्कार राशि है 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। तो 15 जून 2023 को जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 के चौथे जल शक्ति पुरस्कार की घोषणा की गई है।
17 जून 2023 को पुरस्कारों का वितरण उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में समारोह में किया गया। कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2022 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कारों की सूची देखें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश है। इस श्रेणी में दूसरा स्थान रहा उड़ीसा का और तीसरा स्थान रहा आंध्र प्रदेश और बिहार का। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला रहा गंजम उड़ीसा का। दूसरा स्थान है नमकल्लम, ठीक है, नमकल तमिलनाडु का और तीसरा स्थान रहा आदिलाबाद तेलंगाना का। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में देखें तो यह है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत भद्राद्री कोटागुडेम तेलंगाना का है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय है चंडीगढ़ नगर निगम, दूसरा स्थान रहा इंदौर नगर निगम का। सर्वश्रेष्ठ मीडिया है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक में एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम का। सर्वश्रेष्ठ स्कूल है जमियातपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाना गुजरात का और दूसरा पुरस्कार रहा इसका केजीबीवी स्कूल छगलभारी नांडियाल आंध्र प्रदेश का। और तीसरा पुरस्कार रहा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर का। कैंपस उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दिया गया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को। सर्वश्रेष्ठ उद्योग रहा बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय बिहार का। चलिए नेक्स्ट देखें, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान का। दूसरा स्थान रहा आरोह फाउंडेशन नोएडा का। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ है संजीवनी पियात सहकारी मंडली लिमिटेड नर्मदा गुजरात और दूसरा स्थान है वाटर यूजर एसोसिएशन 9Y2 गंगानगर राजस्थान का। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा, दूसरा स्थान रहा कोका कोला इंडिया गुरुग्राम का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक अवार्ड। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। देखें तो 13 जून 2023 को लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के वर्ष 2023 के 10वीं सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड का वितरण लंदन में किया गया और वर्ष 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। और वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कारों के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो यूक्रेन की केंद्रीय बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों के लिए डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार। डैग हैमरशोल्ड पुरस्कार देखा जाए पदक, तो ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बहादुरी के कार्य करते हुए प्राण गंवाने वाले जो भारत के 2 जवानों को और 1 सिविलियन को 25 मई 2023 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया गया। भारतीय जवान में हेड कांस्टेबल से सुपाल सिंह मरणोपरांत दिया गया और सानवाल राम बिश्नोई को मरणोपरांत दिया गया जो कि कांगो में भारतीय दल में रहते हुए प्राण गंवाए थे। और तीसरे भारतीय हैं शाबिर ताहिर अली जिन्होंने इराक में संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता मिशन में सिविलियन क्लर्क के रूप में कार्य करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर यानी मिसलेनियस। तो देखा जाए तो मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन 3 मई के पश्चात जब मणिपुर में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्य जांच आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 4 जून को किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित आयोग के 2 अन्य सदस्यों की जो है वो है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल है। देखा जाए तो 3 मई और उसके बाद मणिपुर में अलग अलग समुदायों के सदस्यों का निशाना बनाकर की गई हिंसा व दंगों के कारणों एवं उसके प्रसार की जांच आयोग करेगा। हिंसा से जुड़े सभी तथ्यों और सिलसिलेवार हुई घटनाओं का जांच करेगा। आयोग अपनी पहली बैठक में यानी कि 6 महीनों के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। इस अवधि से पहले आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा। उसका मुख्यालय है इम्फाल।
चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है L20। L20 शिखर सम्मेलन। ठीक है, L20 मतलब लेबर का T20 शिखर सम्मेलन है G20 की तरह। तो G20 के सदस्य राष्ट्र जो हैं उसमें देखा जाता है 21 से 30 जून को श्रमिक के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। सभी के लिए, विशेषतः असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और रोजगार पर विशेष रूप से चर्चा इस शिखर सम्मेलन में की गई। L20 में G20 देशों के श्रम संघों के नेता और प्रतिनिधि शामिल हैं। L20 के अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पांड्या के अनुसार विश्व में 94% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और महिला कामगारों का 32% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का अरब सागर में बृहद अभ्यास। तो देखा जाए तो भारतीय नौसेना का एक बृहद सैन्य अभ्यास हुआ अरब सागर में, और भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी अभ्यास में नौसेना के दोनों विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के अतिरिक्त नौसेना के अन्य युद्धपोत, पनडुब्बी और लड़ाकू विमान भी इसमें शामिल थे। युद्ध अभ्यास की तिथियों का खुलासा नौसेना द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर करने को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की घोषणा। तो देखा जाए तो 31 मई को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने की घोषणा की है। देखा जाए तो अहिल्याबाई होलकर की 18वीं सदी में वो मालवा की रानी थी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव पहले ही किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन जो है मिलान के एक अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में हुआ। ठीक है, मिलान के एक अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। इसके लेखक हैं संदीप साहू। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल। इसके लेखक हैं कस्तूरी रे। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। इसके लेखक हैं TN सेशन। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं खेल कूद की ओर। पहला है इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023। तो 13 से 18 जून 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई ओपन संपन्न हुए। 13 से 18 जून को संपन्न हुआ, जिसमें पुरुष एकल में विजेता है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं, और उप विजेता रहा एंथनी सिनुसुका गिटिंग, जो कि इंडोनेशिया के हैं। महिला में एकल में विजेता है चेन यूफी, चीन की, और उप विजेता है कैरोलिना मरीन, स्पेन की। पुरुष युगल में विजेता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि भारत के हैं। पुरुष युगल में विजेता सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। उप विजेता है एरोन चिया और सोह उई इक, मलेशिया के। महिला युगल में विजेता है बाइक हाना और ली सोही, दक्षिण कोरिया के। उप विजेता है यूकी कुकू फुकुशिमा और सयाका हिरोता, जापान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को फाइनल में हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता। तो देखा जाए तो 7 से 11 जून 2023 को ICC की वर्ष 2021 से 23 की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच लंदन में ओवल के मैदान पर खेला गया। विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से। ऑस्ट्रेलिया ICC की सभी ट्रॉफियों किसी न किसी वर्ष जीतने वाला पहला देश है। ठीक है, और फाइनल में भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा। फाइनल में मैन ऑफ द मैच घोषित हुए ट्रेविस हेड, 163 रन इन्होंने बनाया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी बड़ी जीत। तो ये 14 से 18 जून 2023 को अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने जून 2023 में
बांग्लादेश के दौरे पर एक टेस्ट मैच की श्रृंखला का मेजबान टीम के विरुद्ध मीरपुर में खेली और इस श्रृंखला का यह एकमात्र टेस्ट बांग्लादेश में 546 रनों से जीता। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से तीसरी बड़ी विजय है। मैनचेस्टर सिटी एफए कप का विजेता। तो देखा जाए तो 3 जून को विश्व के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट 142वां एफए कप फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप के 2022-23 का फाइनल मैच मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया, जिसमें विजेता रहा मैनचेस्टर सिटी और उपविजेता रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन। फ्रांसीसी ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीतकर सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम खिताबों का रिकॉर्ड जोकोविच ने अपने नाम किया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सर्वाधिक 23 बार ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इससे पूर्व स्पेन के राफेल नडाल और सर्बिया के नोवाक जोकोविच संयुक्त रूप से 22-22 ग्रैंड स्लैम खिताब के विजेता रहे हैं। टेनिस खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग में पहला स्थान रहा जोकोविच का और जोकोविच का 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब में 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन, 3 फ्रांसीसी ओपन, 7 विंबलडन और 3 अमेरिकी ओपन खिताब शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023। तो देखा जाए तो 28 मई से 11 जून 2023 तक फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2023 पेरिस में संपन्न हुआ है। फ्रांसीसी ओपन जो कि 28 मई से 11 जून तक हुआ है पेरिस में और विजेता रहे नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। उप विजेता रहे कैस्पर रूड नॉर्वे के। महिला में विजेता है ईगा स्वियाटेक पोलैंड के और उप विजेता है कैरोलिना मुचोवा चेक गणराज्य के। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारत चौथी बार जूनियर एशिया कप हॉकी का विजेता। तो देखा जाए तो 23 मई से 1 जून 2023 को पुरुष की 10वीं जूनियर एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ ओमान में सलाल में। ठीक है, और विजेता रहे भारत 2-1 से। दूसरा स्थान रहा पाकिस्तान का और तीसरा स्थान रहा दक्षिण कोरिया का। देखा जाए तो 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों का यह टूर्नामेंट था जिसका चौथा बार विजेता रहा भारत। जूनियर एशिया कप हॉकी का जो आगामी होगा 11वां आयोजन वो होगा 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारत पहली बार महिलाओं की जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता। तो देखा जाए तो 3 से 11 जून 2023 को जापान के काका मिगाहारा में संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ की महिलाओं की 8वीं जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब, ठीक है, खिताब 4 बार विजेता दक्षिण कोरिया को फाइनल में 2-1 से हराकर भारत ने जीता और ये पहला ही अवसर है जब महिला हॉकी जूनियर का एशिया कप का खिताब भारत के नाम रहा। ठीक है, ये पहला अवसर था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप 2023। पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप है जो कि 18 से 21 मई को गोल्फ की 4 मेजर किताबों, ठीक है, 4 मेजर खिताबों में से दूसरा 105वीं पीजीए चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अमेरिका में पिट्सफोर्ड न्यूयॉर्क में हुआ और इसका खिताब को अमेरिका के ब्रुक्स कोएप्का ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूएस ओपन। यूएस ओपन गोल्फ 2023। तो 15 से 6 जून को वर्ष 2023 की तीसरी मेजर गोल्फ प्रतियोगिता यूएस ओपन का आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ। विजेता रहे विंडम क्लार्क अमेरिका के। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, वो कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, 4 जून को हुआ बार्सिलोना स्पेन में संपन्न स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस और इसके विजेता हैं एम वर्स्टापेन जो कि रेडबुल टीम के हैं। और 18 जून को हुआ मॉन्ट्रियल में संपन्न कैनेडियाई ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस और इसमें भी विजेता जो थे वो है एम वर्स्टापेन रेडबुल टीम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का पदक तालिका में शीर्ष स्थान। तो देखा जाए तो 25 मई से 3 जून को तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ और देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के
4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में इन खेलों के तहत भाग लिया। उत्तर प्रदेश में यह खेल लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा में आयोजित हुए, जबकि निशानेबाजी की स्पर्धा दिल्ली स्थित करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई। शुभंकर था बारहसिंगा, नाम है जीतू। चलिए नेक्स्ट देखें। तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक तालिका में अगर देखा जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो पहले स्थान पे है, ठीक है, चंडीगढ़ का पंजाब यूनिवर्सिटी कुल 69 पदक के साथ, जिसमें 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर का है वो दूसरे स्थान पे है 68 पदक के साथ, 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक का है तीसरे स्थान पर 32 पदक के साथ, 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का है जो कि चौथे स्थान पे है 34 पदक के साथ, 12 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य। इस तरह से कुल देखा जाए तो 822 पदक थे, जिसमें 262 स्वर्ण, 263 रजत और 297 कांस्य पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए, ये प्रतियोगिता दर्पण अगस्त का, ठीक है, पीडी अगस्त समाप्त होता है यहाँ पर। अब आएगा आपको क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का अगस्त का भी आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ कमी है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।